गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आपको थर्ड यूनिट पेडागोजी ऑफ कॉमन क्लास की थर्ड यूनिट का नेक्स्ट पॉइंट आपका है शिक्षक का व्यावसायिक विकास, संगोष्ठियाँ एवं कार्यशालाएं, संगठनों की सदस्यता एवं सहभागिता, महाविद्यालय में परिचर्चा, शिक्षक अभिभावक संघ, ये सब किस तरीके से कार्य करती है उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। संगोष्ठियाँ एवं कार्यशालाएं। संगोष्ठियाँ अर्थ से ही जैसे शिक्षक के शैक्षिक उन्नयन हेतु शिक्षक के शैक्षिक उन्नयन हेतु प्रशिक्षण कॉलेजों को वार्षिक अथवा अर्धवार्षिक छोटे छोटे प्रादेशिक सम्मेलन संगठित करने चाहिए। यह सम्मेलन व्यावहारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार केंद्रित करेंगे, जैसे विकलांग छात्रों हेतु मार्गदर्शन, पाठ्य पुस्तकों का चुनाव, स्कूली पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति, उत्तम एवं सफल शिक्षात्मक प्रयोगों का विचार विमर्श करना आदि। क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित सम्मेलनों में भागीदारी करने से शिक्षक, प्रशिक्षक, अनुदेशकों की प्रतिभा एवं दक्षता में पूरे उत्थान की संभावना बनी रहती है। इन सम्मेलनों में भाग लेने से एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होता है। इन सम्मेलनों में स्कूल पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक चयन और अपवादात्मक विशिष्ट नवाचार, पिछड़े अपराधी और प्रतिभावान छात्रों का मार्गदर्शन आदि विषयों पर शिक्षक व्यवस्था तैयार की जाती है। इन सम्मेलनों के कारण शिक्षक, प्रशिक्षक एवं अनुदेशकों के अनुभव में महत्वपूर्ण वृद्धि होती है। इसी प्रकार संगोष्ठियाँ और कार्यशालाओं का आयोजन भी हिंदी शिक्षक के शैक्षिक उन्नयन हेतु आवश्यक है। जैसे नेक्स्ट आपका इसमें कार्यशालाएं व्यावसायिक शिक्षा के उत्थान एवं तकनीक वृद्धि के लिए कार्य शिविरों का आयोजन लाभकारी होता है। इन शिविरों में अध्यापकों को प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त उन्हें सरकारी आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ्य योजना निर्माण, ब्लूप्रिंट और अन्य कार्यक्रियाओं का प्रशिक्षण किया जाता है। प्रायोगिक कार्यशाला, कार्य शिविर कार्यक्रम का सार संभागी विभिन्न समस्याओं पर कार्य करते हैं, जो कि वास्तविक अनुभवी परिस्थितियों पर संचालित होते हैं और संपूर्ण कार्य प्रबंध शिविर कार्यक्रम के चारों ओर व्यवस्थित रहता है। सबसे महत्वपूर्ण सत्य यह है कि कार्य शिविर संचालन व्यावसायिक दृष्टिकोण में विशालता उत्पन्न करता है और संभागियों को सघन अध्ययन के प्रति समस्या समाधान हेतु सुअवसर प्रदान करता है। इस कार्यक्रम के आयोजन में अध्यापक, प्रशिक्षक एवं प्रशासक भी सहभागिता प्रदान करते हैं। प्रत्येक संभागी और अपनी समस्या समाधान हेतु स्वयं निर्णायक की भूमिका निर्वहन करता है। यह कार्य शिविर की अवधि 3 से 10 दिन की होती है और सामान्य अनुसूची आम व्यापक सत्र के लिए होती है। इसके अतिरिक्त यह अनुसूची छोटे छोटे ग्रुप मीटिंग, व्यक्तिगत कार्यानुभव के लिए रिक्त समय, व्याख्यान और फिल्म प्रदर्शन, विद्यालय भ्रमण, दूरस्थ भ्रमण, कार्य शिविर, रिपोर्ट पेश करने में संबंधित होती है। जैसे सूचना संपर्क का विकास, प्रारंभिक विचार विमर्श और मित्रवत व्यवहार के प्रति आकर्षण प्रस्तुत करता है। व्यावसायिक वृद्धि करने के लिए व्यावसायिक तैयारी संचालन की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत और दलीय सोच के मिश्रण से स्वस्थ शिक्षा का स्थान ग्रहण करती है। समस्या निवारण हेतु यह कार्यक्रम स्वयं निर्देश का प्रावधान प्रस्तुत कर सक्रिय भागीदारी को प्रस्तुत करता है। अप्रत्याशित नेतृत्व को स्थान मिलता है क्योंकि इस कार्य शिविर में अध्यापक, प्रशिक्षक उपस्थित रहते हैं, क्योंकि उनमें नेतृत्व की अव्यक्त अंतः शक्ति होती है, परंतु वे इस कार्य हेतु आगे आकर संचालन नहीं करते। कार्य शिविर
संगोष्ठी और विचार गोष्ठियाँ, ये सब भी इसमें सम्मिलित होती है। विचार गोष्ठियों की उपयोगिता क्या रहती है? इस विधि के द्वारा शिक्षा के ज्ञानात्मक, भावात्मक, उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। इससे प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास होता है, प्रस्तुतिकरण तथा तर्क करने की क्षमताओं का विकास होता है। सेमिनार के उपयोग से उत्तम प्रकार की अधिगम आदतों का विकास होता है। शिक्षार्थी की अधिगम में तन्मयता होने लगती है। सेमिनार प्रविधि शिक्षार्थी केंद्रीय होती है। यह स्वतंत्र अध्ययन को प्रोत्साहित करती है। इसके द्वारा वाद विवाद में भाग लेने तथा बोलने के कौशल का विकास होता है। सेमिनार में शिक्षार्थी स्वाभाविक ढंग से सीखता है। इससे आलोचनात्मक चिंतन का विकास होता है। शिक्षार्थी में सामाजिक तथा भावात्मक गुणों का भी विकास होता है। प्रकरण संबंधी निरीक्षण अनुभवों के प्रस्तुत करने का अवसर भी मिलता है। नेक्स्ट है आपका संगठनों की सदस्यता एवं सहभागिता। संगठनों की सदस्यता, किस तरीके से संगठन उसमें उनकी सहभागिता रहती है, वो आपको आज ये अध्ययन करना पड़ेगा। माध्यमिक स्तर की प्रशिक्षण संस्थाओं के उठाने की दृष्टि से दो प्रकार के अभिकरणों की संकल्पना प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1986 के अंतर्गत की गई है। शिक्षा में जैसे शिक्षक शिक्षा के कॉलेज, शिक्षा में उच्च अध्ययन संस्थान, प्रत्येक राज्य में सरकारी गैर सरकारी शिक्षक शिक्षा संस्थान महाविद्यालयों की स्थापना की गई, जिनमें पूर्व सेवा शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण बीएड की व्यवस्था होती है तथा सेवाकालीन शिक्षकों के लिए विषय संबंधी अभिनव प्रशिक्षण करने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। ऐसे महाविद्यालयों में मूल्य आधारित शिक्षा, शैक्षिक तकनीकी, कंप्यूटर शिक्षा, व्यवसायीकरण एवं विज्ञान शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा आदि शैक्षिक नवाचारों एवं प्रयोगों संबंधी प्रशिक्षण भी प्रदान किए जाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इस प्रकार के शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय सीटीई को प्रारंभ किए जाने हेतु सुझाव दिए गए। गांधी शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय गुलाबपुरा बिलवाड़ा, अग्रसेन आदर्श विद्या मंदिर शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय केशव विधि जयपुर, हरिभाऊ उपाध्याय महिला शिक्षक शिक्षा अजमेर और शाह गोविंद शिक्षक शिक्षा जोधपुर, भूसावल सांगानेरिया, लोकमान्य तिलक शिक्षा महाविद्यालय डबोर, इन सब में शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय के कार्य किस तरीके से हैं। जैसे माध्यमिक शिक्षकों को तैयारी हेतु पूर्व शिक्षा, शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम बीएड को संगठित करना अर्थात पाठ्यक्रम आधारित प्रशिक्षण कराना, फिर व्यक्तिगत शिक्षकों, शाला संगमों, संकुलों एवं माध्यमिक विद्यालयों को प्रसार तथा परामर्श संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराना, स्कूल शिक्षा में प्रयोग तथा नवाचार के कार्यक्रम को लागू करना, मूल्य आधारित करना और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ये सब चीज़ें इसमें सम्मिलित होती है। फिर महाविद्यालय में परिचर्चा, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राज्य सरकारों ने सन 1970 से अपने अपने राज्य में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की रूपरेखा के आधार पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना करना आरंभ किया। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता को उन्नत बनाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। इसका प्रमुख निदेशक होता है। यह परिषद अपने विभिन्न एकांकों, अनुभागों आदि के सहयोग से कार्य करती है। परिषद राज्य के शिक्षा विभाग से संबद्ध है और इसके प्रमुख कार्य निम्न है। सेवारत शिक्षक शिक्षा का दायित्व राज्य परिषदों पर डाला गया, इसलिए ये परिषदें समस्त स्तरों की
शिक्षक शिक्षा के कार्यक्रमों का नियोजन, पोषण, मॉनिटरिंग तथा मूल्यांकन करेगी। इन कार्यक्रमों के आयोजनों से पूर्व समस्त आवश्यकताओं का आकलन करेगी। इस आकलन के लिए वे सेवारत शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में परिवर्तित उद्देश्यों, पाठ्यक्रम व्यवस्था आदि का अध्ययन करेगी। सेवारत शिक्षक शिक्षा के शिक्षकों के लिए उपयुक्त एवं आवश्यक सामग्री तैयार करेगी। प्रमुख व्यक्ति के लिए अनुस्थापन की व्यवस्था करना। फिर है आपका महाविद्यालय में परिचर्चा। भाषा सिखाने का प्रमुख उद्देश्य यह है कि छात्राध्यापक में भाषा के संप्रेषण करने की क्षमता का विकास किया जाए और संप्रेषण के अंतर्गत चर्चा सम्मिलित है। जब तक कि अंतःक्रिया न हो तब तक उचित संप्रेषण नहीं हो सकता। महाविद्यालय में परिचर्चा को प्रोत्साहन देने के लिए हमें यह निश्चित करना होगा कि शिक्षक सजीव रूप से ध्यान दें और उनकी सक्रिय भागीदारी हो। चर्चा की गतिविधियाँ युगल कार्य, सामूहिक कार्य आदि का रूप ले सकती है। हम ऐसी क्रियाओं का ढांचा भी तैयार कर सकते हैं जिसमें शिक्षक किसी लेख के साथ चर्चा कर स्वयं कार्य करे। पारंपरिक प्रशिक्षण कक्षाओं में केवल एक प्रकार की ही चर्चा होती है, जहाँ प्रशिक्षक पूरी कक्षा के साथ चर्चा करता है, जिसमें अध्यापक का अत्यधिक प्रभुत्व होता है, क्योंकि सीखने वालों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे तभी बोले जब अध्यापक उन्हें बोलने को कहे। इस चर्चा की कार्यों से कक्षा में आरामदायक वातावरण बन जाता है और सीखने वाले अपने आप को अकेला एवं डरा हुआ अनुभव नहीं करते, अर्थात उन्हें सम्मिश्रण कक्षाओं में आनंद आने लगता है। वे एक दूसरे से सीखते रहते हैं और वे बिना किसी रुकावट के कार्य करते रहते हैं। अंतःक्रिया की प्रक्रिया में वे संप्रेषण में अबोधता प्राप्त कर पाते हैं। उन्हें भाषा के 4 कौशलों सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने में अभ्यास मिलता है, या फिर दूसरे शब्दों में वे सुनने, बोलने और पढ़ने से लिखना सीख जाते हैं। भाषाई स्तर पर यह आवश्यक है कि हम सीखने वालों की शब्दकोश में वृद्धि में, व्याकरणिक सटीकता प्राप्त करने में एवं लेख निर्माण में संबंध बनाने में सहायता करें। मनोवैज्ञानिक स्तर पर हमें सीखने वालों को श्रोता, उद्देश्य एवं निर्देश की समझ प्रदान कर प्रेरित करना चाहिए। अतः संज्ञानात्मक स्तर पर हमें विचार, संकेत तथा रूपरेखा आदि का सहारा प्रदान कर शिशुओं को सहायता देनी चाहिए। फिर सेमिनार सम्मेलन में भी सहभागिता। राजस्थान सामाजिक विज्ञान समूह में भी इनकी सहभागिता रहती है। ये समितियों के साथ में सम्मिलित रहते हैं और ये सब चीज़ें उसमें समान रूप से कही जा सकती है। फिर जो चीज़ें हैं मात्र कहना चाहिए, जैसे विभिन्न रूपों में संसाधनों के द्वारा भी इसमें स्पष्ट रूप से पाया जाता है और उसको नीतिगत रूप में लिया जाता है। शिक्षक के इसमें उत्तरदायित्व भी सम्मिलित होते हैं। फिर आचार नीति भी बताई मैंने आपको, विभिन्न साधन के रूप में भी है। सेवाकालीन प्रशिक्षण है, सेवाकालीन प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की प्रणाली है। फिर शिक्षक अभिभावक संघ। शिक्षक अभिभावक संघ में शिक्षा की गुणवत्ता में अभिभावकों और शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि सभी अभिभावक और भारत के सभी शिक्षक एक साथ मिलकर इस ओर ध्यान दें तो इसमें कोई भी राय नहीं कि वह मिलन अच्छे शिक्षा के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो सकता है। कहा जाता है कि बालक 1/4 शिक्षा शिक्षकों से, 1/4 स्वयं से तथा आधी शिक्षा अपने माँ बाप या अभिभावक से सीखता है। इस दृष्टि से शिक्षा और उसकी गुणवत्ता के विकास में अभिभावकों का सहयोग लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
यह स्थिति विद्यालयों में शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना के महत्व को प्रतिपादित करती है। बालक के शैक्षिक विकास में शिक्षक और अभिभावकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, परंतु दोनों की शिक्षा संबंधी भूमिकाएं तथा परस्पर अपेक्षाएं भिन्न होती है। शिक्षक बालकों की जिन समस्याओं को अपने दृष्टिकोण से देखता है, उनके अभिभावकों का उन्हीं समस्याओं के प्रति सर्वथा भिन्न दृष्टिकोण होता है। इसका एक सबल कारण यह भी है कि जहाँ शिक्षक के लिए विद्यार्थी सैकड़ों में से एक है, वहीं माँ बाप के लिए वह स्वयं का अंश है। शिक्षक जहाँ प्रत्येक बालक के समान विकास की बात सोचता है, वहीं माँ बाप अथवा अभिभावक अपने बालक के अधिकाधिक शैक्षिक विकास में रुचि लेने की शिक्षकों से अपेक्षा करते हैं। इन भिन्नताओं के कारण ही बालक की क्षमताओं, रुचियों तथा व्यवहारगत दोषों के बारे में अभिभावकों की सोच शिक्षकों से सर्वथा भिन्न होती है, क्योंकि बालक अभिभावकों के समक्ष शिक्षक की तुलना में कहीं अधिक रहता है। अतः वे शिक्षक से अनेक क्षेत्रों के बारे में अधिक जानते हैं। अतः अभिभावकों का बालकों के शैक्षिक विकास में सहयोग लिया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा के क्षेत्र में किए गए विशेषकर समस्यात्मक बालकों पर किए गए शोध इस ओर स्पष्ट इंगित करते हैं कि उनकी समस्याओं पर सामाजिक पर्यावरण का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यही बात छात्र उपलब्धियों को लेकर भी सिद्ध होती है। छात्रों की शैक्षिक प्रगति पर परिवार और पर्यावरण का महत्वपूर्ण प्रभाव देखा जा सकता है। सत्य तो यह है कि अभिभावक या माता पिता बालक के प्रथम शिक्षक हैं। अतः इन प्रारंभिक शिक्षकों और विद्यालय शिक्षकों का परस्पर सहयोग भावी नागरिकों के शैक्षिक विकास में द्विगुणित योगदान दे सकता है। इसलिए शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना तथा संचालन किसी भी विद्यालय के लिए अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य ही नहीं, मतलब अभी तो अपरिहार्य भी होना चाहिए। अभिभावक शिक्षक संघ अभिभावकों और शिक्षकों को परस्पर सन्निकट लाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है। उसकी सूचनाएं विद्यालय एवं सामुदायिक सहयोग में भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, परंतु यह संघ के प्रभावी संचालन पर निर्भर करता है। इस संघ की नियमित बैठकों में जहाँ अभिभावकों को अपने बालक तथा समुदाय के बालकों की शैक्षिक समस्याओं को निकट से जानने और समझने का अवसर मिलता है, वहीं विद्यालय को सभी विद्यार्थियों की पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत समस्याओं तथा विद्यालय से समुदाय की अपेक्षा का ज्ञान होता है। इस प्रकार एक दूसरे को समझने और परस्पर सहयोग से समस्याओं के समाधान का अवसर मिलता है। वे देश जहाँ सामुदायिक विद्यालय हैं, वहाँ अभिभावक शिक्षक संघ के प्रभावीपन का सहज ही आकलन हो सकता है। पश्चिम जगत में मातृ क्लब के विकास में अभिभावक शिक्षक संघ की महत्वपूर्ण उपलब्धि का उदाहरण दिया जाता है। विद्यालय द्वारा शिक्षकों के माध्यम से छात्रों के लिए किए गए प्रयत्नों की अभिभावकों द्वारा प्रशंसा से तथा समुदाय से मिली प्रशंसा और मान्यता से शिक्षकों को प्रेरणा मिलती है, जिससे वे द्विगुणित उत्साह से विद्यार्थियों को शैक्षिक विकास में लग जाते हैं। जैसे शिक्षक अभिभावक संघ जब मिलकर कार्य कर सकते हैं, वे क्षेत्र निम्न हैं: गृह कार्य, मध्याह्न भोजन, छात्र अनुशासन समस्याएं, किशोरों की समस्याएं, नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा, पाठ्य एवं पाठ्यसगामी क्रियाएं, विद्यालय विकास परियोजनाएं, विद्यालय सुधार परियोजनाएं और आर्थिक दृष्टि से विषम छात्रों की शुल्क, वस्त्र तथा भोजन व्यवस्थाएं आदि। अभिभावक शिक्षक संघ हेतु अभिभावकों के दायित्व में जो सम्मिलित होते हैं, उनको क्या निर्वहन करना चाहिए? फर्स्ट है, शिक्षकों से समय समय पर मिले एवं अपने बालकों की प्रगति के विषय में जानकारी प्राप्त करें। घर के वातावरण का विद्यालय के वातावरण से सामंजस्य स्थापित करें और अध्यापकों को अपने बालक से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु सहायता करना। अभिभावकों द्वारा अपने बालक की संगति या साक्षरता पर ध्यान देना और विद्यालय में शिक्षकों द्वारा दिए गए गृह कार्य का प्रतिदिन निरीक्षण करना। अभिभावक शिक्षक संघ हेतु अध्यापक के उत्तरदायित्व निम्न हैं। अभिभावकों के साथ साथ
सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना, समय समय पर अभिभावकों की मीटिंग बुलाना और संघ में निहित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में अभिभावकों की अधिक से अधिक सहायता लेना और समय समय पर अभिभावकों की बालकों की उन्नति से संबंधित सूचनाएं भेजना। विद्यालय कार्यक्रमों में अभिभावकों को आमंत्रित करना, समय समय पर सामूहिक सम्मेलनों का आयोजन कर अभिभावकों को आमंत्रित करना और संघ की सहायता से बालकों से संबंधित समस्याओं का अभिभावकों की सहायता से समाधान करना। फिर है मातृ शिक्षक संघ की अवधारणा का संघ का इनका उद्देश्य शैक्षिक उत्थान के दृष्टिकोण में ध्यान में रखकर हुआ है। बालिकाओं की सामाजिक और शैक्षिक स्थिति प्रारंभ से ही अच्छी नहीं रही है। बालिकाओं को समाज में बालकों की तुलना में कम महत्व प्रदान किया जाता है। विद्यालय एक ऐसा केंद्र है जहाँ आधुनिक एवं उपयोगी सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है तथा समाज के लिए प्रसारित किया जाता है। इन सूचनाओं से समाज को लाभ प्राप्त होता है। शैक्षिक एवं सामाजिक लाभ की सूचनाओं को महिलाओं तक पहुंचाने के लिए माता शिक्षक संघ की स्थापना की जाती है। जैसे आज प्रत्येक विद्यालय में, प्रदेश के प्रत्येक विद्यालय में माता शिक्षक की स्थापना की जा चुकी है, जिससे विद्यालय एवं समुदाय दोनों को ही लाभ प्राप्त हो रहा है। इनके उद्देश्य है महिलाओं को यह अनुभव कराना कि उनको पुरुषों के समान संघ बनाने एवं विद्यालय संबंधित संघ में भाग लेने का अधिकार, बालिकाओं को समाज में उचित स्थान प्रदान करने एवं सामाजिक उन्नयन के लिए उनके अधिकारों का ज्ञान कराना, बालिकाओं को विद्यालय में जाकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना, क्योंकि माता द्वारा कही गई बात का बालक बालिकाओं पर तुरंत प्रभाव पड़ता है। माता शिक्षक संघ के माध्यम से माताओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, जिससे कि वे बालिका शिक्षा के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकें। बालिकाओं के चहुमुखी विकास के लिए माता शिक्षक संघ की स्थापना की गई है, जिससे कि बालिकाओं के विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। नवीन शैक्षिक योजनाओं के संचालन एवं क्रियान्वयन में माताओं द्वारा महत्वपूर्ण बालिकाओं का निर्वहन किया जाता है। महिलाओं को उनकी शक्ति, अधिकार एवं कर्तव्यों का ज्ञान कराना, जिससे कि वे अधिकारों का उपयोग तथा दायित्वों का पालन कर सके। महिला सशक्तिकरण एवं महिला उत्थान के लिए संघ की सदस्यों की भूमिका निश्चित करना, जिससे वे बालिकाओं को इस दिशा में अग्रसर कर सके। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि विद्यालय में महिलाओं के आगमन से विद्यालय की समस्त गतिविधियों में उनकी सहभागिता प्राप्त की जा सकेगी तथा समस्त बालिकाओं को शिक्षा की विकास धारा से संबंध किया जा सकेगा। बालिकाओं को शिक्षा के महत्व एवं उपयोगिता को समझाया जा सकेगा। इस माता शिक्षक संघ का उद्देश्य बालिकाओं का शैक्षिक एवं सामाजिक उन्नयन करते हुए उनका चहुमुखी विकास करना भी होता है। ये सारी चीज़ें इनमें समाहित की जाती है। इसके अनुसार आपको चलना और सारे कार्य करना पड़ेंगे। फिर जैसे मैंने संगोष्ठियाँ, कार्यशालाएँ, ये सारी चीज़ें बताई है। कार्यशाला शिविर के तत्व कौन कौन से होते हैं, विचार गोष्ठी की उपयोगिता क्या है ना। तो विचार गोष्ठी इस विधि के द्वारा शिक्षा के ज्ञानात्मक तथा भावात्मक उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। इससे प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास होता है, प्रस्तुतिकरण तथा तर्क करने की क्षमताओं का विकास होता है। सेमिनार के उपयोग से उत्तम प्रकार की अधिगम आदतों का विकास होता है। शिक्षार्थी की अधिगम में तन्मयता होने लगती है और सेमिनार प्रविधि भी शिक्षार्थी केंद्रित होती है। यह स्वतंत्र अध्ययन को प्रोत्साहित करती है। इसके द्वारा वाद विवाद में भाग लेने तथा बोलने के कौशल का विकास होता है। सेमिनार में शिक्षार्थी स्वाभाविक ढंग से सीखता है। इससे आलोचनात्मक चिंतन का विकास होता है। शिक्षार्थी में सामाजिक तथा भावात्मक गुणों का भी विकास
होता है। प्रकरण संबंधी निरीक्षण अनुभव में प्रस्तुत करने का अवसर भी इसमें विचार मिलता है। विचार गोष्ठी का प्रकरण पूर्व नियोजित होता है। वक्ता अपने प्रपत्र की प्रति भी तैयार करा लाते हैं और सेमिनार के आरंभ में वितरण कर देते हैं। सेमिनार के कार्य संचालन के लिए सेमिनार के भागीदारों में ही अध्यक्ष का चयन उसी समय किया जाता है। सेमिनार के लिए अध्यक्ष पूर्व निर्धारित नहीं होता। यदि सेमिनार एक दिन से अधिक चलती है तो अध्यक्ष का प्रतिदिन चयन किया जाता है। सेमिनार के संचालन का उत्तरदायित्व अध्यक्ष का होता है। संचालन प्रक्रिया अध्यक्ष निर्धारित करता है। विचार गोष्ठी का अध्यक्ष यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति के प्रस्तुतिकरण के अंत में वाद विवाद किया जाएगा अथवा सभी वक्ताओं के द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने के उपरांत उस पर वाद विवाद का अवसर दिया जाएगा। तदनुसार सेमिनार का संचालन किया जा सकेगा। ये सारी चीज़ें आपको थर्ड यूनिट में समझी जा रही है, जैसे शिक्षण का गुण, आचार विचार, नैतिक उनकी सारी चीज़ें, जैसे हिंदी शिक्षक के नैतिक उत्तरदायित्व, जैसे भाषा शिक्षक की व्यावसायिक एवं नैतिक उत्तरदायित्व क्या है, भाषा शिक्षक की विशेषताएं क्या है, अन्य सामान्य शिक्षक की विशेषताएं क्या है, ये सारा इस थर्ड यूनिट में आपका आ जाता है। तो कुछ जैसी चीज़ें इसमें पाई गई है, वो सारी चीज़ें सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम, संगोष्ठियाँ, कार्यशालाएँ, व्यवसायिक संगोष्ठियों की सदस्यता एवं सहभागिता, महाविद्यालय में परिचर्चा, है ना। फिर पुस्तकालय, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे पुस्तकालय एवं वाचनालय का उपयोग, फिर ऑनलाइन वैचारिक आदान प्रदान, इन सब के असाइनमेंट भी आपको मिलते जा रहे हैं और आप इसमें काम किए जा रहे हो। आपके जो 3 यूनिट है वो मैं बार बार आपको याद दिला रही हूँ कि तीनों यूनिट फर्स्ट यूनिट की, जैसे आपका बताया था मैंने कि सामाजिक विज्ञान तथा पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक, फिर सेकंड आपका आता है शिक्षण और अधिगम संसाधन, ठीक है। फर्स्ट बता दिया, सेकंड बता दिया, थर्ड आपका है शिक्षक का व्यावसायिक विकास। इसमें शिक्षक के गुण और सारी चीज़ें बताइए मैंने। कुछ चीज़ें और अधूरी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी। आपको इसके असाइनमेंट दिए जा रहे हैं, टाइम टू टाइम आप सभी विद्यार्थी भेजने का कष्ट करें। आप जैसे हिंदी शिक्षण में एक टॉपिक, इसमें आपने बाकी जो मूल्यांकन का टॉपिक है वो आपने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ लिया था। सभी पेडागोजी के सब्जेक्ट में फर्स्ट ईयर में आपको ये सारे मूल्यांकन बता दिए गए हैं, परंतु हिंदी सब्जेक्ट में आपके एक चैप्टर वो अलग से है, हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन। उसमें आपका मूल्यांकन का अर्थ, महत्व एवं विशेषताएं, मूल्यांकन की विधियाँ, लिखित, मौखिक एवं सृजनात्मक, फिर प्रश्नों के आधार पर बिंदु समस्या समाधान प्रश्न, सृजनात्मक चिंतन वाले प्रश्न, काल्पनिक वेचर, परिवेशीय सजगता वाले प्रश्न तथा गतिविधि आधारित प्रश्न, प्रश्न पत्र निर्माण। इसमें आपको ब्लूप्रिंट भी समझाई जाएगी। मूल्यांकन का हिंदी पेडागोजी में आपका अलग से एक यूनिट है। फिर ब्लूप्रिंट, प्रश्न पत्र निर्माण कैसे बनाने हैं, विषय वस्तु का विश्लेषण, प्रश्न पत्र का अंकन, योजना एवं उसकी उत्तर कुंजी भी तैयार करना, ये सारी चीज़ें उसमें हैं। तो पाठ्यपुस्तक, भाषा शिक्षक और आपने जैसे सहायक सामग्री का हिंदी की पेडागोजी में फर्स्ट ईयर में पढ़ा था और बाकी इन सब्जेक्ट में मैंने अलग से आपको दोबारा रूप से मैंने बता दिया गया है। असाइनमेंट के 2 क्वेश्चन जो आपको मिल रहे हैं वो टाइम टू टाइम इसमें डालने का करें। आपकी सीट के अकॉर्डिंग आपकी अटेंडेंस लगा दी जाएगी और ये सारी चीज़ें आपकी, बार बार कंफ्यूज नहीं होए। मैं आपको ये वीडियो में पेडागोजी के कॉमन सब्जेक्ट हैं, जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं, आपके उन सब्जेक्ट के अनुसार जो चीज़ें बार बार बता रही हूँ कि पाठ्यपुस्तक पाठ्यचर्या वाला सेकेंड यूनिट आपकी है अधिगम संसाधन और थर्ड यूनिट है आपकी शिक्षक का व्यावसायिक विकास।
ये तीसरी यूनिट आपकी लास्ट चल रही है। इसके वीडियो आपके कंप्लीट आपके पास में पहुँचे हैं, आपको समझ में सब चीज़ें आ रही है। सेशनल वर्क आपका सारे सब्जेक्ट में दे दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आप सारा काम कंप्लीट करें और जब भी महाविद्यालय में उपस्थित होए तो सेशनल का काम लेकर उपस्थित होए। थैंक यू।